तो सभी आमंत्रित वक्ता हैं, लेखक, शायर, जो भी कहना चाहें हम उन्हें कह सकते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया था कि आज के इस मुख्य कार्यक्रम में आवाज़ आ रही है। हाँ, आ रही है। जी। सज्जाद सर, थोड़ा सा अपने को जूम इन और थोड़ा सा कैमरे को और अगर पास करें तो और अच्छा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा देख पा रहे हैं तो तो वो हटा दो, वो सिर्फ आज जो सामने इस हमारे साथ तीन, मैं कह सकता हूँ कि अपने आप अपने इस विधा के हस्तियां हैं, जिसमें से हमारे साथ जो पहला नाम है डॉक्टर जगमोहन राय सजल जी हैं। सर का सर को प्रणाम सर। सभी एनआईसी परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से सर, आप अपना अमूल्य समय निकाला और आज हम लोग आपको सुन पाएंगे। सर के परिचय के बारे में बता दें, सर का जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सर जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के जो सेवानिवृत्त अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं। और खासियत यह है कि सर मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। सर ने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी किया हुआ है जेएनयू से। और सर बहुत ही अपने आप में अभी सभी लोग सुनेंगे तो देखेंगे कि सर का गजल के प्रति और हिंदी साहित्य के प्रति क्या प्रेम है, वो सभी को नजर आएगा। इसके साथ जितना मैं सर को जानता हूं कि शुरुआती दौर में सर बहुत बड़े एक एक्टिविस्ट रहे हैं, और मैं जितना जानता हूं कि मैं सर का सुषमा स्वराज मैडम के साथ में काफ़ी सीधा संपर्क था जब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। और उस दौर के जितने नेता थे दिल्ली के, उनके सभी के साथ सर ने सर का अपना संपर्क था। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि इतने क्षेत्रों में महारत रखने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, जहाँ पर कि जो गणित और कंप्यूटर साइंस, गजल और सारी चीज़ें। दूसरा सर हमारे साथ में सज्जाद अख्तर सर हैं, जो दिल्ली में हमारे एनआईसी की जो प्रशिक्षण विभाग है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। सर का भी गजल के प्रति विशेष लगाव है, और आज उनको भी सर को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया और अपने अपने व्यस्ततम समय में से, जबकि ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर सारे नए अपने अधिकारियों का, उसके बीच में भी सर ने समय निकाला और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे सर एनआईसी बिहार स्टेट यूनिट के सर जो अधिकारी हैं श्री जावेद मंजर सर। सर भी गज़ल में अपनी रुचि रखते हैं, अक्सर लिखते रहते हैं, तो वो भी आज ज़रूर अपनी गज़लों के साथ में हम लोगों का आई थिंक मार्गदर्शन करेंगे। तो सर इसको शुरू करने से पहले, जैसा कि हमारा सर आज का कार्यक्रम ये था कि सर गज़ल से पहले जो विषय रखा गया था कि हिंदी राजभाषा के प्रचार प्रसार में गज़ल की भूमिका, या गज़ल के प्रसार प्रचार में हिंदी की क्या भूमिका, इस पे चर्चा करेंगे किसने किसका किया। लेकिन उससे पहले सर हमारे सर इधर आइए ना। जैसे सभी को पता होता है कि हर कार्यालय में एक राजभाषा की क्रियान्वयन समिति होती है। तो हमारे सर बिहार की जो काराकास समिति के जो अध्यक्ष हैं श्री संजय कुमार सर हैं, हमारे वरिष्ठ तकनीकी निदेशक हैं, एएसआई और डिस्ट्रिक्ट हैं, वो सर हमारे साथ में। हम चाहेंगे कि इससे पहले कि इसकी औपचारिक शुरुआत की जाए, सर अपना दो शब्दों के साथ हमारे अतिथियों का सर जो है धन्यवाद मतलब स्वागत करें, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ने के लिए कार्रवाई का आदेश। सर जगमोहन राय सर, आपको पहले तो कोटि कोटि प्रणाम। आपने अपने व्यस्ततम समय से अपना कीमती वक्त निकाला हम लोगों के लिए, और वो भी एक ऐसे विषय पर आप आज हम लोग के साथ तारुफ करेंगे जो हम लोगों के लिए अमूमन वैसे क्षण में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं जिस समय में हम लोग खाली होते हैं और अपने मन को सुकून देने के लिए उसे पढ़ते हैं और लिखते हैं। सौभाग्य से हमारे एनआईसी में सज्जाद सर भी हैं जो हेडक्वार्टर में वो भी इस विधा के बड़े धनी इंसान हैं। उनको भी हम लोगों ने पहले भी बहुत सुना है। इत्तेफाक है सर कि आपके साथ उन्हें भी हम लोग सुनेंगे। और ऐसे ही एक विधा के धनी हमारे एनआईसी बीएसयू में भी हैं जावेद मंजर जी। तो एक बड़ा अच्छा संजोग बैठ रहा है सर कि आपके सानिध्य में हम सब
अच्छे लोगों को सुन पा रहे हैं। तो सर आपके और अपने श्रोताओं के बीच में मैं बीच में ज़्यादा देर नहीं आना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि सर कि आपके मुखारबिन से हम लोग हिंदी के विकास और गज़लों का सहभागिता कैसे हो इस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद सर। बड़ी सुंदर लाइनें हैं सर की कि दूर से वो मुस्कुराना आपका, ठीक दिल पर था निशाना आपका। तो सर हम जरूर दूर से हैं और आपको हम मुस्कुराते हुए देख सकते हैं। सर पहले तो हम चाहेंगे कि गजल पर जाने से पहले एक जो बहुत सीधा सवाल उठता है सर, हम सभी को पता है कि हिंदी का व्यापक तौर पर जनमानस में जो प्रयोग है ये कविता, गजल, शेरो शायरी के साथ ही होता है। अगर आम बोलचाल की भाषा को छोड़ दिया जाए तो यही वो विधा है जो हिंदी को जनता तक और जनता के बीच में लोकप्रिय बनाती है और वहां तक इसको पहुंचाती है। तो सर मेरा ये जानना रहेगा आपसे कि आपके अनुसार गजल और ये हमारी जो आप किससे संबोधित हैं ये भी बताइए ना। सर पहला सर मैं अभी जगमोहन सर से शुरू करेंगे सर। राइट। सर हमारा एक ये है कि क्योंकि हमारी शेरो शायरी, कविता, गजल सब ये चीज़ें हैं जो हमारी जनता को या हमारी आम मानस को हिंदी साहित्य के करीब लेकर आती है। तो सर आपको लगता है कि ये सारी विधाओं ने हिंदी के प्रचार प्रसार में सहयोग किया और उसको मजबूत किया, या इसका उल्टा है कि हिंदी ने कहीं ना कहीं गजल और शेर शायरी को इसको पॉपुलर बनाया, लोकप्रिय बनाया? सर इसके बारे में सर आप थोड़ा सा पहले बोले, फिर हम आगे अगले सज्जा सर तक चलेंगे। धन्यवाद विकास जी। विकास से मेरा बहुत पुराना परिचय है। मुझे लगता है शायद जब मैं पीएचडी कर रहा था तब इनसे मुलाकात हुआ करती थी। इनके और भी 2-3 मित्र थे, तो काफी घनिष्ठता भी रही। घनिष्ठता अब भी है, पर दूरियां बढ़ जाती हैं। आप कहीं रहते हैं, हम कहाँ पहले एक ही स्थान पर थे। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो ये गोष्ठी रखने के लिए और उसमें मुझे आमंत्रित करने के लिए। एनआईसी को भी इसका धन्यवाद, पर जो आयोजकों ने प्रयास किया उनका तो धन्यवाद है ही। दरअसल भाषा वो चीज है जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं। अब सवाल यह है कि गजल या कविता या उसी प्रकार से कोई भी साहित्यिक विधा किस प्रकार से किसी भी भाषा पर प्रभाव डालती है। यह हो सकता है कि जितने लोग हैं जो यहाँ आज सम्मिलित हैं उनकी भी मातृभाषा हिंदी ना हो। संभव है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अगर हम सिर्फ भारत के अंदर ही देखें तो बहुत सारी भाषाएं हैं। मैं संख्या तो नहीं बता सकता, पर दक्षिण की तरफ चले जाएं। मैं बोलियों की बात नहीं कर रहा, भाषाओं की भाषा करना। और जहां तक मैं समझता हूं, भाषा कोई भाषा तभी होती है जब उसकी एक लिपि भी हो। ये मुझे कभी ये परिभाषा किसी साहित्यकार से सुनने को मिली थी। तो बाकी सब बोलियां हैं, माने हम दिल्ली के आसपास ही देखें, हरियाणा में चले जाएं तो अलग अलग बोलियां निकलती चली जाती हैं, और उनका भी अपना महत्व है। तो और साहित्य जो है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं लेकिन साहित्य सबको एक करता है। सबसे पहले ये बात है। अब अगर हम गजल की बात लेते हैं, गजल मूलतः अरबी और दूसरी मतलब उर्दू जैसी भाषाओं में थी, लेकिन धीरे धीरे उनका विकास हिंदी में भी हुआ और हिंदी के लोग काफी समय से बहुत अच्छी गजल लिख रहे हैं। और जब एक मैगजीन चलती थी पिछले दिनों, अनभय सांचा, जिसके संपादक द्वारका प्रसाद चारू मित्र थे, मैं संपादन मंडल में था और कुछ समय तक उसका सह संपादक भी रहा। तो हमने उर्दू गजल विशेषांक निकाला, फिर हिंदी गजल विशेषांक निकाला, तो उसमें काफी कुछ पढ़ने को मिला। मैं आपको एक मूलतः एक चीज बता दूं, साहित्य में मेरी बैकडोर एंट्री है।
मैं मूलतः साहित्य का छात्र नहीं रहा, पर साहित्य में रुचि बहुत थी। कई कारण थे। मैं जब 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँगा, शायद उससे भी कम, तो मेरी बहन जानकी देवी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो राजेंद्र नगर में हमारे घर के समीप ही था, वहां से हिंदी ऑनर्स कर रही थी। तो मैं उसकी किताबें ज्यादा पढ़ता था। तो थोड़ा शैतान बच्चा था, अपनी पढ़ाई ना करके औरों की किताबें पढ़ना, और पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया। अज्ञेय तक पढ़ा, विमल मित्र के जितने उपन्यास उनको लगते सब पढ़ डालता था। तो वो कहीं ना कहीं मूलतः एक बीज पड़ गया और लिखना शुरू किया। हिंदी में कविताएं लिखता था, कुछ बचकानी सी होती होंगी, धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आती है। लगभग 2006 में एक बार मैं कहीं जब कविता पढ़ रहा था किसी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के फंक्शन में, तो बाहर से एक मेरे मित्र थे नसीम अजमल साहब, वो गुजर रहे थे। तो उन्होंने कहा, जगमोहन की आवाज है, अंदर आ गए। कार्यक्रम समाप्त हुआ, उन्होंने कहा, अरे तुम कविता भी कहते हो? मैंने कहा, जी आपको भी रुचि है? किसी ने बताया, ये तो उसके सम्राट हैं गजल के। तो मुझे गजल के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, गाने सुनते थे, गजल सुनते थे, पर गजल का फॉर्मेट तक पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कविता में लय है, गजल लिखा करो। तो मैंने कहा, जी मैं तो कुछ नहीं जानता उसके बारे में। खैर उन्होंने बताया और मैंने गजल लिखनी कुछ शुरुआत की। तो जहां तक प्रभाव की बात है, साहित्य का कोई भी अंश आप पढ़ेंगे वो हमारी जिंदगी पर, हमारी भाषा पर प्रभाव डालता है। कविता हो तो और ज्यादा। और गजल के बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ, गजल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गजल बड़ी कॉम्पैक्ट है। मैंने कविताएं भी लिखी हैं, 15 पृष्ठ की कविता, 10 पृष्ठ की कविता, 3 पृष्ठ की कविता। लेकिन गजल देखा जाए तो सिर्फ 2 लाइनों की कविता होती है, क्योंकि गजल शेरों से बनती है। एक गजल में किसी ने 15 शेर लिखे, 5 शेर लिखे, वो 5 शेर अलग अलग से एक एक कविता है। तो आप बहुत कम्पैक्ट तरीके से, बहुत छोटे में अपनी बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहीं पर अभी इन्होंने मेरी गजल का अशार पढ़ा था, वहीं वहीं बताऊं कि एक 2 पंक्तियां मैंने लिखी। रह रह के लहू रिश्ता रहा आसमान से, रह रह के लहू रिश्ता रहा आसमान से, ये तीर कैसा चल गया मेरी कमान से। तो अब ये दो पंक्तियां जो कहीं, मुझे भी नहीं उस समय मालूम था कि इनका क्या इम्पैक्ट है और कहाँ कहाँ तक इसकी जाती है। तो मतलब बल्कि सुनने वालों ने इस पर बहुत बातें की, हर हर कविता में यहाँ की चर्चा हो जाती थी। इसी तरह से एक मेरी गजल थी, उसको आंधियों के नाम से जाना गया, क्योंकि उसका रदीफ गजल का आंधियां था। वो थी, दश्त पर्वत घर समंदर दल रही थी आंधियां, दश्त पर्वत घर समंदर दल रही थी आंधियां, कौन जाने किस दिशा से चल रही थी आंधियां। अब जो ये गजल थी, इसके भी मायने मैं लिख रहा था, मुझे पूरे समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन इसके कुछ और शेर थे। अब के बारिश में सुना है वो शजर भी गिर गए। शजर वृक्ष को कहते हैं, पेड़ को, दरख्त। जिनके पत्तों के सहारे चल रही थी आंधी। क्या बात है, याद है, विकास को याद है। अब के बारिश में सुना है। और इसी तरह मेरे एक मित्र थे, हैं अभी भी, बीके त्यागी साहब, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, फजी मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। उन्होंने मेरे एक शेर को इतना मशहूर किया, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर जगह पर, हर जगह जहां जहां जाते थे इसी शेर को लेके घूमते थे। अब नहीं मिल पाएंगे उस रेत पर मेरे निशान, अब नहीं मिल पाएंगे उस रेत पर मेरे निशान, मैं चला था जब वहां से चल रही थी आंधियां। तो जाने अनजाने में जो लिखा हुआ होता है, तो अब अगर इन 2 पंक्तियों में कोई अर्थ छुपा है, तो इससे ये बात पता चलती है कि हमें किसी बात को बताने के लिए, कहने के लिए बहुत लंबी चौड़ी तहरीर करने की जरूरत नहीं है। तो मुख्यतः मैं यही कहता हूँ, गजल हो या कविता हो, जिस तरह से भाषा से हमें शब्द मिलते हैं, उस भाषा से हम कविता रचते हैं, उसी तरह
जब कविता या गजल सामने आती है तो उसके नए नए आयाम सामने आते हैं, और जो पढ़ने या सुनने वाले होते हैं वो देखते हैं कि किस तरह से शब्द शब्द वही होते हैं, लेकिन शब्दों का समन्वय जो है, उनका जो क्या कहते हैं उसका विन्यास है, शब्द विन्यास, वो एक नया अर्थ पैदा करता है। बस एक इतनी बात कहकर, एक और शब्द इधर उधर होने से क्या हो जाता है उसके लिए 2 शेर कहकर बात समाप्त करता हूं कि हमको कब पूरा समंदर चाहिए, हमको कब पूरा समंदर चाहिए, आपकी बस एक लहर भर चाहिए। ये एक शेर है। और दूसरे शेर में ही देखिए क्या हो जाता है। कौन कहता है लहर भर चाहिए, कौन कहता है लहर भर चाहिए, हमको तो पूरा समंदर चाहिए। तो शब्द विन्यास समझते हैं, शब्दों के एक ही शब्द के कैसे कैसे प्रयोग हो सकते हैं, एक शब्द के आसपास क्या शब्द हैं, ये सब गजल कविता या आप किसी को पढ़ें, प्रेमचंद को पढ़ें, वो जो लिखते हैं उससे किस तरह का एहसास पैदा होता है। तो मोटे तौर पर जो साहित्य है, गजल है, कविता है, वो एक संवेदना भी जगाती हैं हमारे भीतर। नहीं तो इस आज की बाजारू मतलब बाजार की भाग दौड़ में हम अपनी संवेदना खोते जा रहे हैं। आगे बढ़ने की टोह में जिस तरह के कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं वो सब भी जरूरी हैं जिंदगी में, पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक संवेदना जिंदा रहे, ये काम तो हर कविता, हर टुकड़ा किसी भी साहित्यिक विधा में लिखा गया, वो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने इसकी व्याख्या की। सर एक फिर सीधा सवाल आता, जब आपने जिक्र कर ही दिया है तो सच है कि सर हमारे गुरु भी रहे हैं एमटेक में, जब मैं करता रहा। सर हमारे दोस्त भी थे, हमारे बड़े भाई की तरह रहे, मार्गदर्शन रहे। और अगर हम ये कहें कि हमारी पहली जॉब से लेके आज तक कहीं ना कहीं, चाहे इंटरव्यू बोर्ड में जब मैं कॉम आईटी में रहा, सिलेक्शन हुआ तब भी सर थे, और उसके बाद तो बड़ा लंबा सफर रहा और सर का आशीर्वाद और सब मिलता रहा। सर बात आपने की वेदना और संवेदना की, अब हम आते हैं सर। अक्सर कहा जाता है कि कविता, गजल, शेरो शायरी ये तभी निकल कर आती है जब दिल में उम्दा दर्जे का प्यार हो या दर्द हो। कहीं ना कहीं ये मानकर लोग चलते हैं कि लोग इसलिए लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ने धोखा दिया या किसी मोहब्बत में है या कुछ ना कुछ है। इस बात में कितनी सच्चाई है? और एक चीज को और फिर मैं खुलासा करना चाहूंगा, मुझे लगता है कि सर ने बताया कि सर कैसे कविता लिखना सीख गए, गजल लिखना। तो जितना मुझे पता है कि सर ने उस दौर में, सर मैं आपसे इजाजत के साथ इस चीज का जिक्र करना चाहूंगा कि सर ने आई थिंक 80 के दशक में मोहब्बत की थी। और जितना मुझे याद है कि सर शायद आपकी शादी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी सर, क्या कैसी थी? असल में ये डाइसी शब्द हैं बड़े। माने आप किसी को पसंद करें और माँ बाप को मनाएं, या ना माने तो शादी कर लें, तो प्रेम विवाह हो गया। और माँ बाप आपको किसी को दिखाएं और आपने शादी कर ली, तो वो अरेंज मैरिज हो गई। बहुत इवेंट्स के आगे पीछे होने का डिफरेंस है। पर हाँ, मेरी पत्नी संतोष मेरे साथ पढ़ती थी कॉलेज में, और हमने बड़ी मेहनत करके घरों में मनाया और विवाह किया। अब इसको जो संज्ञा जो उपमा आप देना चाहें वो है। और फर्क था, मैं मोटे तौर पे कहा तो पंजाब से था, सीधे सीधे तो नहीं, पर पंजाबी की श्रेणी में ही आऊंगा, और वो हरियाणा से थी। तो मुझे नहीं लगता, मैं किसी तरह की सीमाओं में विश्वास भी नहीं रखता, तब भी नहीं रखता था, अब भी नहीं रखता। और यही मेरा कहना है। और ऐसा नहीं है, हाँ, कुछ ना कुछ जब छूता है तभी गजल होती है। बिना छुए तो कोई भी कविता का पीस नहीं निकल सकता, 2 लाइनें भी नहीं निकल सकती। और छू तो चलते चलते कोई जाता है, तो जरूरी नहीं है। और सारे दर्द अपने ही थोड़े लिखते हैं, विकास के भी लिख सकता हूँ। यानी जो भी आप लिखते हैं, लिखने वाला अपने दर्द औरों के बनाकर और जमाने के दर्द अपने बनाकर लिखता है। इसमें मेरा तो किसी ने कभी मुझे धोखा दिया ही नहीं।
तो दिल कहाँ से टूटेगा। तो सर इतना ही कहना है मुझे इस बारे में। सर बहुत अच्छा। सर हमारे साथ सज्जाद सर भी जुड़े हुए हैं, सर इसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि सर जगमोहन सर ने बोला कि और ये सत्य है कि सर कविता, साहित्य, गजल, इन सब का कोई सीमाएं नहीं होती, ना इनका कोई बहुत मतलब आई थिंक भाषाई कोई इसमें वो होता है और ना ही सीमा होती है, और हर किसी के दिल को छूती है, ना जाति और धर्म से भी इसका कोई लेना देना होता है। सर इसमें आपको क्या लगता है सर, इसी बात को क्या आपको लगता है कि अच्छी गजल और अच्छी कविता लिखने के लिए और मन के अंदर अच्छी वेदना और संवेदना के लिए कहीं ना कहीं इंसान को प्यार में या प्यार के धोखे के साथ जुड़ा होना जरूरी होता है? इसका कुछ संबंध है? क्योंकि सर चर्चा बहुत रहती है कि मुझे बचपन से याद है कि अगर हमने 2 लाइन लिख दी, मुझे याद है मैंने एक कविता लिखा था कॉलेज के दौर में, तो सब पूछने लगे कि भाई यार किसने धोखा दिया, क्या हुआ, कैसे हुआ। मतलब आज भी फेसबुक पे 2 लाइनें लिख दो तो तुरंत 4 कमेंट आ जाते हैं भाई कौन थी, क्या हुआ। तो सर ऐसा कुछ हकीकत में है या सिर्फ एक माहौल है जो बना रखा है? सर सज्जाद सर आपसे हम जानना चाहेंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है। अभी आवाज आ रही है? आ रही सर। हाँ सर आ रही, स्वागत है सर। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास दीक्षित इस संगोष्ठी में बुलाने के लिए और एक अच्छे साहित्यिक व्यक्तित्व से परिचय कराने के लिए। आपका भी धन्यवाद सर। 2 चीजें हैं, तुमने बहुत सारी चीजें एक साथ बता दी तो एक एक करके ही लेना पड़ेगा। भाषा की जहां तक बात है, ये हिंदी गजल और उर्दू गजल की बात हम कर रहे थे। बेसिकली भाषा शब्दों से नहीं बनती है कि मैंने कोई संस्कृतनिष्ठ शब्द कह दिया तो मुझे हिंदी भाषा में बोल रहा हूं, और कोई फारसी का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया तो इसका मतलब कि मैं उर्दू गजल बोल रहा हूं। भाषा बेसिकली सिंटैक्स है। अगर आपका जो सिंटैक्स है वो निर्धारित करता है कि आप किस भाषा में बात कर रहे हैं, और ये बड़ी सुंदर बात है कि हिंदी और उर्दू दोनों का सिंटैक्स एक ही है। तो यदि हम सरलतम स्तर पर हिंदी या सरलतम स्तर पर उर्दू बोल रहे हैं तो उन दोनों में किसी भी प्रकार का भेदभाव कर पाना संभव नहीं है। यानी हम हिंदुस्तानी भाषा में बात कर रहे होते हैं जब हम किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें कि जो फारसी से खींच के लाया गया हो या संस्कृत से खींच के लाया गया हो। तो मैं नहीं समझता, मतलब ये मेरा निजी विचार है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग इससे सहमत होंगे, कि हिंदी या उर्दू गजल कुछ अलग अलग शब्द हैं। गजल एक विधा है, और जैसे दोहा होता है, जैसे चौपाई होती है, जैसे रुबाई होती है, मरसिया होता है, कसीदा होता है, इसी तरह से गजल है। और गजल का शाब्दिक अर्थ है, अब तुम्हारे दूसरे प्रश्न पे आ रहा हूं, शाब्दिक अर्थ है अपने महबूब से बात करना। तो गजल जब शुरू हुई थी तो उस वक्त उसका मेन मकसद, जो मुख्य जो उसमें तत्व था, वो एक आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका थी। लेकिन तो ऐसा नहीं है कि सॉरी सर, तो सर यानी कि सर आपने जब शुरू किया तो कोई महबूब थी, या मतलब कैसे सर पूछ सकते हैं अगर माफ करें तो? मतलब नहीं, हम बात को पूरी करेंगे ना पहले। तो ये बात हम 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं सर, जब गजल की शुरुआत हुई। ठीक है, गजल में क्या होता है, गजल के जो 2 शब्द, दो मिसरे होते हैं जो एक पूरा शेर बनाते हैं, उसी में आपको अपनी बात कंप्लीट करनी होती है। तो पहला और दूसरे शेर के अंदर आपस में कोई संबंध हो आवश्यक नहीं है। जब आप कोई कविता लिखते हैं तो आप किसी एक विषय को लेकर चलते हैं, और उस विषय के विभिन्न पहलुओं को आप जो है अलग अलग शेर में बोल रहे होते हैं। लेकिन गजल के अंदर 2 लाइन, 2 मिसरे, जिसे मिसरे उला और मिसरे सानी कहते हैं, और दोनों मिलकर एक शेर बनाते हैं। उस शेर के अंदर आपको पूरी बात कहनी है। तो जब आपकी गजल शुरू हुई तब ये गजल वास्तव में प्रेमी प्रेमिका के बीच के, या कहिए पति पत्नी के बीच के वार्तालाप था, कि जब आप अधिक प्रेम के अंदर अच्छे से बात कर रहे हैं। लेकिन आज का इंसान, 21वीं सदी के इंसान की जिंदगी में प्रेम के अलावा भी बहुत कुछ है। तो हम जिंदगी में जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी भोगते हैं, जो भी महसूस करते हैं, जो भी हमारा अनुभव होता है, उस अनुभव को, उस तकलीफ को, उस दर्द को, या उस
खुशी को जब हम व्यक्त करने की कोशिश करता है एक हसास आदमी, एक भावुक आदमी, तो वो कविता का सहारा लेता है। क्योंकि कविता में आप शब्दों का इस प्रकार से उसको इस्तेमाल करते हैं कि वो सुंदर लगती है, उसमें उपमाएं वगैरह का आप इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं गजल लिख रहा हूं तो मैं किसी के प्यार में पढ़ने के बाद ही गजल लिख रहा हूं। प्यार तो होना ही चाहिए इंसान को। इंसान जब पैदा होता है तो माँ का प्यार मिलता है, उसके बाद भाई बहनों का मिलता है, तीसरा नंबर तो बहुत बाद में आता है, दोस्तों का मिलता है ना। तो ऐसा नहीं है कि गजल कहने के लिए, शायरी करने के लिए आपको प्यार होना जरूरी है, या प्यार में चोट खाना जरूरी है, या दर्द का एहसास होना जरूरी है। तो ये जो गलत फहमी है ये हमारी खत्म होनी चाहिए। आज की दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम देख सकते हैं और जिनके ऊपर हम गजल कह सकते हैं। तो ये बात थी। चलिए सर बहुत बड़ा संशय दूर कर दिया, क्योंकि सर आजकल जब भी मैं फेसबुक पे पोस्ट, सर आजकल मैंने नया नया इंस्टाग्राम सीखा, तो अब कुछ पुराने गाने होते तो उनको उसके साथ मैं अटैच कर देता हूँ। मेरे पास 4-5 फोन आ जाते हैं, कई बार घर वाले भी पूछ लेते हैं, बता देते हैं भाई सब ठीक तो चल रहा है, आजकल वो ऐसे ऐसे गाने डाल रहे हैं। तो मतलब हम घर में कन्विंस कर सकते हैं कि हमारे बॉस ने भी बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, बिना प्यार बाहर किए हुए भी जो है बीवी के प्यार से भी हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। तो सर आपने बहुत बहुत अच्छी बात की, और मुझे लगता है कि हमारी भाषा की जो सबसे बड़ी प्रगाढ़ता है, सबसे बड़ी सर जो ताकत थी, आत्मसात की भावना थी। हमने अरबी, फारसी, उर्दू हर जगह से शब्दों को लिया, पिरोया और अपने आप में आत्मसात किया, और हमने अपनी अपनी भाषा को बहुत ही मधुर और अच्छा बनाया। और कुमार विश्वास की 2 लाइनें हैं कि मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो ऐ उर्दू विदा वालों, मैं हिंदी माँ का जाया हूँ, उर्दू मासी के घर आया हूँ, मैं हिंदी माँ का जाया हूँ, घर मासी के आया हूँ। तो उन्होंने बताया कि मतलब कि अगर हम उर्दू में कह रहे हैं तो आप मान कर चलिए कि हिंदी की ही बहन उर्दू है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, सिर्फ एक समझने की बात है। तो सर बड़ा अच्छा लगा। अब इसके बाद सर हम आगे बढ़ेंगे। अगला सर हमारा नहीं, गजल पे जाते हैं सर, पहले एक बार थोड़ा सा एक राउंड सभी के आ जाते हैं। तो हमारे साथ में बहुत ही मासूमियत के साथ और अपनी भावनाओं को शब्दों से पिरोकर प्रेषित कर देने की क्षमता और महारत अगर रखते हैं, क्या वक्तव्य है कि गजलों का किसी इंसान के प्रति जो उसकी संवेदनाएं, वेदनाओं को शांत करने में, हल्का करने में आता है। कि अगर हम गजल को गुनगुना लेते हैं तो कहीं कुछ उससे हल्कापन महसूस होता है, एक तरीके से हमारे लिए दवा का काम करते हैं, जो हमारे दिल के दर्द छुपे होते हैं या कोई बात जो हम बाहर नहीं कह पाते सीधे तरीके से, हम उसको गजल की तरीके से बड़े आसानी से कह पाते हैं, जो कि गुनाह नहीं माना जाता है। अगर आप सीधा वही कहेंगे तो शायद लोग उसको बुरा समझ जाए, लेकिन गजल के माध्यम से आप वो सब कुछ कह देते हैं जो कि हम सीधा नहीं कह पाते हैं। तो सर एक ये शरारत भरी गजल होती है कि जिसमें कि हम शराफत से जो काम नहीं ऐसे कर लेते हैं, शरारत को शराफत से करने का तरीका गजल है। आदाब सभी लोगों को, नमस्कार। पहले मैं काराकास के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि मुझे अनुमति दें अपनी वाणी प्रारंभ करने के लिए। आप सदैव हम लोगों के बीच में आमंत्रित रहे हैं। आपकी तरफ से लिखी हुई एक भी शेर जब कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो मैं निश्चय ही उसे पढ़ता हूँ, सुकून से पढ़ता हूँ और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूँ। तो आप सदैव आमंत्रित हैं। जैसा कि विकास दीक्षित जी ने फॉर्मेट बनाया कि पहले एक राउंड सभी लोग कुछ कुछ बोले हिंदी पे और उर्दू पे और गज़लों पे, तो सेकंड राउंड में शायद हम लोग गज़ल सुना पाएंगे। पहले मैं कुछ गज़ल पे बताऊं कि लोग सब इश्क की बातें कर रहे हैं कि मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। गज़ल की जो आगाज़ है वो आप देखिए तो अमीर खुसरो से है हिंदुस्तान में, और वो अमीर खुसरो गज़ल लिखते थे खुदा से मोहब्बत में, या निज़ामुद्दीन औलिया की मोहब्बत में, या ख्वाजा अजमेरी की मोहब्बत में। तो मोहब्बत जब खुदा से होती है तो उसको इश्क़ हकीकी कहते हैं, और जब मोहब्बत दुनियावी चीज़ से होती है, दुनिया की किसी शय से होती है, चाहे वह औरत हो चाहे वह कोई एक, अरे ऐसा भी नहीं है कि एक चीज़ आप और जानिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बत सिर्फ लड़की से होती है। इतिहास भरा पड़ा है कि कई लोगों को लड़कों से मोहब्बत हुई है, और वो बहुत फेमस पोइट में हैं। शायद आप जानते होंगे सरमद का नाम, सर डॉक्टर जगमोहन साहब ज़रूर पढ़े होंगे सरमद को। फारसी के शायर थे, ईरान से चले, कराची रुके, एक बनिए के लड़के पे फिदा हो गए, उसको लेके दिल्ली आ गए साथ में,
और औरंगजेब ने जब पूछा उनसे कि आप ये क्या कर रहे हैं, बोला कि आपका नाम क्या है, तो बोला सरमद, और पूरा नाम कुछ था उनका, अल्लाह बख्श सरमद। तो बोला कि आप मुसलमान हैं क्या, बोला कि हाँ, तो कलमा सुनाइए। तो एक लाइन पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरा लाइन मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते थे, जो कि नहीं पढ़ने पे कोई मुसलमान नहीं हो सकता। तो औरंगजेब ने उनको कत्ल करवा दिया जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे। ठीक है, तो वो सरमद एक शायर हुए जो एक लड़के पे फिदा हो गए। तो इश्क जो है कहीं भी हो सकता है, किसी चीज़ से हो सकता है, किसी बाग से हो सकता है, लेकिन ये सारे इश्क जो हैं वो इश्क दुनियावी इश्क हैं, इश्क मजाजी हैं। इश्क हकीकी वही है जो एक गॉड से जो मोहब्बत होती है, उसकी मोहब्बत में बहुत से शायर हुए हैं। और एक नया दौर जब आया छायावाद का हिंदी में, हिंदी साहित्य में छायावाद 1918-1920 के राउंड शुरू हुआ। और उनका क्या नाम था, पंडित पंत प्रसाद निराला वर्मा। हाँ, निराला जो आपके सबसे बड़ी महादेवी वर्मा हुई, निराला हुए, बड़े बड़े कवि हुए। और उन्होंने जो है छायावाद में एक नई सिलसिले को शुरुआत दी, न्यू डायमेंशंस। उसमें आपका मिस्टिसिज्म आया, रोमांटिज्म आया, बहुत सारे डोमेन्स को उन्होंने कवर किया। वहाँ जाके हिंदी जो है समझिए कि पूरी पूरी जवान होकर उभरी और हिंदुस्तान के सामने आई। ये उर्दू और हिंदी का इतिहास ये है कि तकरीबन 800 साल छोटी है उर्दू हिंदी से, एक मोटा मोटी देखा जाए तो। इसलिए कि 8वीं शताब्दी में हिंदी मैच्योर हो चुकी थी, और उर्दू का जो है कि नींव जो है 13वीं शताब्दी में शुरू हुई, और वो 16वीं शताब्दी में जाके आगरा और दिल्ली के अतराफ में बोली जाने लगी। तो दोनों का हिंदी जो है, इसीलिए उर्दू को छोटी बहन कहा गया कि ये हिंदी से ही निकली है, और हिंदी संस्कृत से निकली। लेकिन उर्दू में एक चीज़ ये हुई कि हिंदी के जो शब्द जो आम भाषा में, जैसे एक लफ्ज़ है कि मैं जाता हूँ, ना इसकी कोई उर्दू होती है ना इसका कोई हिंदी होती है, ये सब लोग जान रहे हैं। मैं जाता हूँ एक शब्द है जो उर्दू में भी लिखी जाएगी, लेकिन सिर्फ जो है लिपि का फ़र्क है। हिंदी जो है देवनागरी में लिखी गई, और 1200 ईस्वी के बाद मुस्लिम्स इन्वेडर्स आने लगे थे हिंदुस्तान, पर्शियन, टर्किश सब आने लगे। तो उनका जो इम्पैक्ट हुआ, लैंग्वेज बनती ही है समाज के गर्भ में, जब जो दो सभ्यताएं आपस में मिलती हैं, चाहे वो जंग के मैदान से शुरू हो, चाहे किसी बाजार में शुरू हो, या किसी आर्मी कैंट में हो। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो निश्चित है कि वो 500 साल लगे, 700 साल लगे, कोई भाषा निकल सकती है। तो आगरा कैंट, हैदराबाद, ये सब जो है यहाँ उर्दू के सेंटर्स शुरू में हुए। तो हिंदी से उर्दू निकली, लेकिन पर्शियन लिपि को इन्हें एडॉप्ट किया। तो सिर्फ लिपि का फ़र्क है। अब शब्द जो है पर्शियन से बहुत आए, इसमें अरबी से कम आए, टर्किश आए, संस्कृत से भी कुछ आए। हिंदी के तो समझिए जो का, की, कु, ये सब तो सेम है। ठीक है, आपके वोवेल्स, आपके जो प्रॉपर जो का है, काफ है, ये सारी चीज़ें उसमें भी हैं। तो हिंदी और उर्दू समझिए कि वो सिर्फ लिखने का फ़र्क है, बोलने में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और हम लोग अगर इसी तरह संगोष्ठी करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि हम उर्दू भी बोलेंगे तो किसी को ऐसा नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी। आप हिंदी भी बोलें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूं और आगे दीक्षित जी को देता हूं कार्यक्रम का संचालन। सर बहुत बहुत आप आ जाए अपने सीट पे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ने जैसे बात किया कि हिंदी और उर्दू ये आपस में बहुत ही हर तरीके से जुड़ी हुई हैं, और सर ने इसी का सर का ही सर एक सिर पड़ेंगे, तोड़ भी दो अब कैद की सब जंजीरें, तोड़ भी दो अब कैद की सब जंजीरें, परिंदे सफक पे यही हर बार लिखते हैं। तो जैसा कि बहुत अच्छा मैसेज भी इसमें कि अब हमें इस भाषाई और क्षेत्र भाषा, इन जाति धर्म, इन सबसे निकल के बाहर आना चाहिए, और जो अच्छा हो, जो समाज के लिए और जो मानवता के कल्याण के लिए, जो हर किसी के अंतर मन को प्रफुल्लित कर सके, खुशियां दे सके, उस तरफ और उस दिशा में बढ़ना चाहिए। तो ये तो रहा सर कि जिसमें हमने थोड़ा सा जाना, चूंकि सभी लोग यहाँ पर अधिकतर विज्ञान के विद्यार्थी रहे सब, तो मुझे लगा कि इससे पहले कि हम कुछ गजल की बात शुरू करें, थोड़ा बहुत गजल के बारे में एक बीज जरूर डाल दिया जाए, ताकि धीरे धीरे अंकुरित हो, और हो सकता है सर की तरह कोई एक आने नहीं में से कोई गजलकार हो जाए समय के साथ में। तो सर अब हम आते हैं जगमोहन सर, हम फिर अब आपसे कहेंगे कि सर आपसे निवेदन है कि आप अपनी जो अभी तक आपको लगता हो कि सबसे अच्छा आपने लिखा है, सबसे अच्छा आपने कहा, उस गजल को सर हम लोगों को सर सुनाए और हम लोग उसका आनंद लें, और फिर हम आगे बढ़ें। सुनना चाहेंगे सर आपसे। अभी आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। जी अब आ रही है?
आ रही सर। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? एक गजल सुनानी है मुझे? आपने नहीं कहा नहीं जो सर, आपने आप सबसे अच्छा लिखा। सर जब तक सर लगे कि आपने सुनाया अच्छे से और हमने सुन लिया, तब तक सुनाते रहिए सर आवाज। नहीं नहीं, वो तो नहीं नहीं, समय की तो। करीब हो, हाँ जी, सीमा की सीमा तो समय वो की हाँ गजल नहीं, सुनाइए सर जो खुद आपके दिल के बहुत करीब हो। हाँ अच्छा, गजल सुनाने से पहले जो एक बात अभी जो सारी चर्चा में निकल कर आई है, उन्होंने प्रेम की बात की, वो सब बात की। देखिए, प्रेम तो मूल वस्तु है जिस पर ये पूरी सृष्टि रची हुई है, और यही मूल भाव है जिसको हमने आगे प्रमोट करना है, बढ़ाना है। और जो लोग इसके विपरीत नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उनका प्रतिरोध भी करना है, बहुत जरूरी है। साहित्य का कोई विधा हो साहित्य की, तो शायर का काम या कवि का काम या लिखने वाले का काम सबसे बड़ा होता है सवाल उठाना। वो बहुत जरूरी है। आंख बंद करके सब देखकर चलते रहे। मैं इसके लिए छोटी सी बात बताता हूँ। मुझे कहीं से फोन आया, सर आपसे एक गजल लिखवानी है। माने, मैंने कहा, लिखवानी है? कह रहे नहीं, फलाने फलाने हैं हमारे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कि उनका सम्मान करना चाहते हैं, उनके सम्मान में एक गजल लिख दीजिए। यहाँ पर विकास जी के उसका भी उत्तर मिल रहा है जो मुझसे प्रश्न किया था। तो मैंने कहा, मैं किसी पर गजल नहीं लिखता, कुछ स्पर्श करता है, कुछ छूता है तो गजल निकलती है। ठीक है, मैं उनको जानता हूं, पर मुझे उनमें ऐसा कुछ नहीं लगा। वो कह रहे कुछ भी लिख दीजिए, आप तो गजल लिखते हैं, और हमें वो आप तारीफ कर दीजिए। तो मैंने कहा, आपने मेरी मेरी अभी हाल ही में किताब आई है, आईने अक्सर साए, उसमें हमारे एक मित्र हैं अनिरुद्ध, जो यद्यपि देख नहीं सकते, तो भी उन्होंने मेरे उस पूरी किताब को पूरा करने में इतनी मदद की है, जो लोग पढ़ेंगे उस किताब को समझ में आएगा। उन्होंने मेरी एक एक गजल का एक एक लफ्ज पढ़ा और बताया करते, सर ये थोड़ा हल्का लग रहा है शेर, या फिर कुछ अटक रहा है इसमें, मतलब फ्लो ठीक नहीं है, माने ध्यान नहीं रखा गया। तो और पूछो कि क्या करें, कह रहे मैं तो नहीं बता सकता, शायर तो आप हैं। मैंने कहा, उन्होंने एक कमेंट किया है, जगमोहन प्रतिरोध के शायर हैं, और उन्होंने उसका एक उदाहरण क्या दिया। उन्होंने लिखा कि देखिए, जो सत्ता है ना, वो तारीफ सुनना चाहती है, आलोचना नहीं चाहती। पर जब ये लिख रहे हैं तो इनके तरह की तारीफ भी सुन लीजिए। उन्होंने मेरा एक शेर कोट किया वहां पर। मैंने कहा, ऐसी तारीफ चाहिए तो मैं कर सकता हूं। वो शेर क्या है? तेरी तारीफ करना लाजमी है। लाजमी सब समझते होंगे, जरूरी है। तेरी तारीफ करना लाजमी है कि सच कहने पे पहरा हो गया है। मैंने कहा, अगर ऐसी तारीफ चाहिए तो मैं आकर तारीफ कर सकता हूँ। कह रहे नहीं, आप मत आइएगा कार्यक्रम में और कुछ नहीं सुनाइए। तो किसी के कहने पर लिखना, लिखा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। आवाज कुछ इशारा कर रहे हैं मुझे? नहीं 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 सर, कैरी ऑन सर, चल आ रहा आवाज। एक मिनट, कुछ तो जहां जो छू जाता है उस पर लिख लिया जाता है। मेरे एक मित्र थे, उनको बहुत पसंद थी ये गजल, अब वो नहीं रहे। तो इसमें एक आध शब्द, जैसा कि अभी पिछले वक्ता ने बताया, हमारे साथ जो शायर आए हैं, कि यहाँ पर उर्दू हिंदी में हम फर्क कर नहीं सकते। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपको उर्दू कहाँ से आई। मैंने कहा, मेरे ब्लड में है, क्योंकि मेरे पिताजी उर्दू ही बोलते थे। पाकिस्तान के उस हिस्से से आए थे जब पाकिस्तान नहीं था, जो पाकिस्तान में चला गया, जो एक भारत था उसके। तो उर्दू काफी जानते थे। अफगानिस्तान के पास कहीं एक बन्नू जैसी जगह थी, वहां से आए थे, हमने तो नहीं देखी। तो उर्दू बोलते थे, तो कई शब्द अपने आप उसमें आ जाते हैं। तो वो सब मिक्स होता है हमारे अंदर, और कब वो निकलता है, जब कोई इसको प्रेरित करता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। शब्दों की बात आपने की ना, मैंने जो पहली गजल लिखने की कोशिश की नसीम साहब के समझाने के बाद कि काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होता है, वो मैंने लिख दिया। जो शायद जो मतलब गजल जानने वाले बैठे हैं, वो जरा मुझे क्षमा करें, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज फिर इंसाफ के चिथड़े यहाँ पर हो गए। आज फिर इंसाफ के चिथड़े यहाँ पर हो गए, कत्ल सब किसने किए, इल्जाम ये किसको गए।
तो सीन साहब कहते चिथड़े क्या होता है? ये चिथड़े क्या होता है? उर्दू जैसी इतनी नाजुक सिमते सुखन में आप चिथड़े शब्द यूज कर रहे हो, ठीक करके लाओ इसको। मैं 2-3 दिन बाद लिख के ले गया, आज फिर इंसाफ के टुकड़े यहाँ पर हो गए, कत्ल सब किसने किए, इल्जाम ये किसको गए। कह रहे ठीक है, बेहतर है, पर कुछ और सोचो। मैं सोचता रहा, कुछ नहीं मिला। उसने पूछा कुछ शिकस्त जैसा शब्द ध्यान में आ रहा है? मैं डिक्शनरियां बहुत पढ़ने लगा था, मेरे घर में हिंदी उर्दू हिंदी सब डिक्शनरी। तो मुझे कहीं शब्द मिल गया बाजू शिकस्ता, मतलब बाजुओं का हार जाना। तो उन्होंने मुझे कुछ हिंट दिया था, बाजू और शिकस्त को मिलाओ। मैं नहीं समझा था क्योंकि शब्द मेरा हुआ नहीं था। आप किसी शब्द को तभी प्रयोग कर सकते हैं जब वो आपका हो जाता है। तो फिर मैंने एक काम शुरू किया था शुरुआत में, जैसे होता है ना, आप कोई शब्द सीखते हैं एप्पल, फिर एप्पल पर सेंटेंस बनाते हैं। तो मैंने मेक, राइट ए शेर, जो भी नया शब्द आता था उसको लिखने की कोशिश करता था। वो शेर बहुत अच्छा नहीं होता था, पर मैं शब्द का प्रयोग सीख रहा था। तो अल्टीमेटली वो शेर बना, आज फिर इंसाफ के बाजू शिकस्ता हो गए, बाजू हार गए, आज फिर इंसाफ के बाजू शिकस्ता हो गए, कत्ल सब किसने किए, इल्जाम यूं किसको गए। तब उन्होंने ताली बजाई इस शेर पर। तो माने शब्दों का प्रयोग, अब इसकी जगह आप हिंदी का शब्द नहीं फिट करते। एक उदाहरण और दूंगा इसका, कि एक गजल है, सबने सुनी होगी, हम हैं मताए कूचाए बाजार की तरह, हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह गुनहगार की तरह। एक बार कोई व्यक्ति बहुत बहस कर रहा था हिंदी को लेकर, तो मैंने कहा इनके शब्द समझा देता हूँ। कूचाओ बाजार में तो गली कूचे में, और अर्थ क्या है कि गली कूचों में जिस तरह कोई शय बिकती है, मता होता है ना, माल मता है कि नहीं, मता, वो मता लिखा है उन्होंने। कोई जिस तरह से कोई बाजारों में और कूचों में बिकती है कोई शय, हर निगाह हम पर उस तरह उठती है। मैंने कहा इस शेर को अगर आप हिंदी में एक पूरे शब्द लाकर एक शेर बना दो तो मानो, क्या करोगे? खरीदार भी फिर उर्दू का शब्द है ना, क्रय तो नहीं करोगे इसको। शय की जगह क्या यूज करोगे? हर वस्तु लगाइए, वस्तु इसमें कहीं पर शेर बन जाए तो कई देर प्रयास करता रहा, तो हुआ नहीं। खैर, मैं एक शेर गजल में अपने उस मित्र के नाम अनिल कुमार सिंह थे, जहां मिलते थे मुझे मेरा एक शेर सुना देते थे, और मेरे शेर गा गा के लोगों को सुनाते थे, मेरे से लिपट जाते थे। उनका ये पसंदीदा, मैं पहले यही सुनाना चाहूंगा। प्रश्न की होता है प्यास, जितनी पानी में उतरती जाए, सीप आप जानते जितनी हैं पानी में ही रहती है, जितनी पानी में उतरती जाए, प्रश्न की सीप की बढ़ती जाए। और कैसी बारिश है ये कैसा पानी, कैसी बारिश है ये कैसा पानी, कैसी बारिश है ये कैसा पानी, आग सीने में दहकती जाए और धूप सूरज से किनारा कर ले। अब ये अजीब अजीब प्रयोग होते हैं ना, ये कुछ पंच पैदा करते हैं। धूप सूरज से किनारा नहीं कर सकती, पर देखिए, धूप सूरज से किनारा कर ले, चांदनी चांद से डरती जाए। एक अलग तरह का मंजर सामने आता है आप लोगों के। आईना अक्स दिखाए कैसे, मेरी किताब का नाम आईने अक्स और साए है, क्योंकि मेरी गजलों में आईने अक्स और साए बहुत आते हैं। आईना अक्स दिखाए कैसे, आईना भी कोशिश करके भी मेरे अक्स नहीं दिखा पा रहा, तो क्या कारण है? आईना अक्स दिखाए कैसे, मेरी सूरत ही बदलती। ये व्यंग है, बहुत अंत में लोग अपने चेहरे बदलते रहते हैं। और आसमां भी नहीं सर पे मेरे, आसमां भी नहीं सर पे मेरे, और धरती भी सरकती जाए। और इसी का अच्छा एक शेर और पढ़ता हूँ इसका। कश्तियां ढेर हैं किनारों पर, कश्तियां ढेर हैं किनारों पर, मौज दरिया में उछलती जाए। और देखिए इसका मक्ता देखिए, मक्ते में अक्सर अपना नाम भी प्रयोग करता है शायद, तो मैं सजल के नाम से लिखता हूँ। है सजल उसके लम्स की खुशबू,
लम्स स्पर्श को कहते हैं। अब इसमें स्पर्श नहीं आ सकता, है सजल उसके स्पर्श की खुशबू, तो बात बनेगी नहीं। तो जो जिस भाषा में लिख रहा है, मेरी भाषा भी जैसे उनका हिंदुस्तानी है, उसमें उर्दू और इसमें कोई अंतर नहीं किया जा सकता। है सजल उसके लम्स की खुशबू, या हवा यूं ही महकती जाए, या हवा यूं ही, हमने तो कभी सुना ही देखा ही नहीं कि उसके बिना भी हवा। तो गजल की खूबसूरती ये भी है, उसमें 8-9 शेर है तो बिल्कुल अलग अलग विषय पे होते हैं। तो कहीं प्रेम का टच आ गया, कहीं किसी के खिलाफ प्रतिरोध आ गया, और कुछ समाज की बातें आ गई। एक और सुनाऊं जी गजल? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आप हाँ। अगली शुरू करें तो आज सर मेरे भी जो बहुत आप प्यारी लाइन है जो पता नहीं किसने लिखा, हम सुनते रहते, अश्क तेरा बारिश ने छूकर चर्चा तेरा आम किया, सब तेरे दीवाने थे फिर भी मैं बदनाम हुआ। मेरी तो पंक्ति ये पूछ के मुझसे पूछ रहे हो। अब सर आपको ही जाता है, जिसके बारे में कुछ नहीं पता तो या तो खुदा ने बताया होगा या नहीं, गुरु ने बताया होगा। मैं इतना मेरी पढ़ा तो लिखा मैंने- नहीं हूँ। चलो इस गजल का भी एक आध शेर सुना देता हूँ, पर सवाल ये है कि सारी गजलें साथ लेकर बैठा नहीं हूं मैं, तो मुझे इंडेक्स में देखना पड़ेगा कहाँ मिलेगी। मैंने ये वाला लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया, अगर किसी को शौक हो तो। मेरा ख्याल है बहुत अच्छा सर ने लिखा है, तो अगर किसी को ऑनलाइन अवेलेबल है तो बुक मंगा सकते हैं अमेजन पर। मैंने लिंक डाला है। ये 113 पेज पर गजल है, इसके 2-3 हाँ शेर सर, शायद सुनाता याद हूँ, आ रहा आपने सर, कहा तो आपकी अंदर ही जाग लाइन है गया। मुझे लग रहा है। अब सवाल ये है कि अब आप पूछेंगे ये किस पर लिखी, ये बताना बहुत मुश्किल होता है। अक्स तेरा बारिश समय के ने साथ छूकर, बदलते रहते हैं चेहरे सर। अलग अलग भावनाएं आती हैं, और हर भावना को फलीभूत कर देना संभव नहीं होता। तो देखिए, एक एक लिखने वालों का एक और फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ, कि हर व्यक्ति जिस भी तरह का एहसास उसको होता है, गुस्सा आता है, चिढ़ चिढ़ता है किसी चीज से, प्रेम उठता है, या कोई भी भावना जो आपके अंदर होती है, कोई भी एहसास, उसको प्रकट करते हैं। कोई गुस्सा हो जाएगा, कोई गाली देगा, कोई मारेगा, कोई गाना सुनेगा, कोई गाना गाएगा, कोई लिखेगा। तो लिख देना सबसे बड़ा फायदा पहले शायर को होता है, उनके सारा जो टेंशन है ना वो लिख डालते हैं, सारा प्रतिरोध लिख देते हैं, सारा प्रेम उंडेल के रख देते हैं, ये सब कर देते हैं। अब वो किसके लिए है, किसने कहा, लिखने के बाद ये नहीं लिखते। कोई भी पीस ऑफ राइटिंग लिखने वाले का नहीं रहता। मेरे साथी शायर बैठे हैं, वो इससे एग्री करेंगे। अक्स तेरा ये बहुत उम्दा गजलों में से नहीं है, फिर भी सुना रहा हूँ। अक्स तेरा बारिश ने छूकर चर्चा तेरा आम किया, सब तेरे दीवाने थे मुझको यूं ही बदनाम किया। आपकी थी सर, मैंने सोचा सीखा तो आपसे। सब तेरे दीवाने थे मुझको यूं ही बदनाम किया। अच्छा हाँ, असल में कई बार जब हम बैठे होते हैं तो जो श्रोता होते हैं वो कविता सुनने वाले होते हैं। ये मैं सब शायरों के हित के लिए कह रहा हूं, और निवेदन है श्रोताओं से क्या, कि वो पूरी कविता सुनते हैं, तब उसका इफेक्ट निकलता है, तब ताली बजती है। तो शेर में, क्योंकि गजल में हर शेर एक कविता है, तो आप चाहें तो अच्छा लगे तो दाद दे सकते हैं सबके लिए। तो अगले आने वाले शायरों का मैंने फायदा कर दिया है। धूप तेरे थैंक चेहरे यू। की धूप तेरे चेहरे में की झिलमिल चर्चा सॉरी धूप तेरे चेहरे की झिलमिल, रेशमी बूंदे पानी की, उस पर तेरा रूप सलोना, दिल ने बड़ा कोहराम किया। वाह वाह। और तेरे दिल के सिवा बता अब और ठिकाना क्या ढूंढूं। कोई तेरे ठिकाना दिल ही के नहीं है। सिवा बता अब और ठिकाना क्या ढूंढूं। तेरे दिल के सिवा बता अब और ठिकाना क्या ढूंढूं, धरती पर्वत दश्त समंदर सब तो तेरे नाम किया। वो सब तो तेरा है। चलिए, आप जरा इस रूमानी गजल का मजा ले रहे हैं तो इसका
और एक रूमानी शेर सुना देता हूँ। आज मेरे दिल के सहरा रेगिस्तान, आज मेरे दिल के सहरा पर बादल ने अंगड़ाई ली, आज मेरे दिल के सहरा पर बादल ने अंगड़ाई ली, तेरी जुल्फों ने अब जी भर के कत्लेआम किया, तेरी जुल्फों ने अब के जी भर के कत्लेआम किया। और इसका भी मक्ता देखिए तमन्ना कितनी कम होती है, क्योंकि जितनी कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे, जितनी कम तमन्ना रखेंगे, उतने ज्यादा खुश रहेंगे। ये गिरह में बांध दो अपनी बात विकास। चार कदम वो साथ चलें, बस इतना ही काफी है सजल। 4 कदम वो साथ चलें, बस इतना ही काफी है सजल। वैसे भी दीवानों ने कब हासिल कोई मुकाम किया, वैसे भी दीवानों ने कब हासिल कोई मुकाम किया। जब रुकना हो बता दीजिएगा। मंच मिले तो वहां दिवाली। अगर इसके भी राउंड चलाने हैं तो राउंड चला लेते हैं। हाँ नहीं वही कर लेते सर। अगले क्रम में हम चाहेंगे सर, अब सज्जाद सर बैठे हुए हैं, और सज्जाद सर से निवेदन है कि सर आप अपने दिल की जो सबसे करीब गजल हो उसको हम लोगों के दिल तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हमारा भी, मेरे भी दिल का कनेक्शन आपके दिल से हो सके। देखो विकास भाई, जिस तरह माँ को अपने सारे बच्चे प्यारे होते हैं, उसी तरह शायर को अपनी हर रचना से प्यार होता है। तो दिल के कितना करीब होगी ये इससे ज्यादा डिपेंड करेगा कि कितने लोगों को पसंद आ गई, और लोगों को तभी पसंद आएगी, है ना, जब वो उसी पूरा दिल खोल के बैठे हुए हैं सर। चलिए, पूरा दिल खोल के बैठे हैं सर। तो हिंदी पखवाड़ा चल रहे हैं, तो हिंदी की एक गजल आपके सामने रखता हूँ। हिंदी गजल से मेरा मतलब हिंदी और उर्दू में अधिक अंतर नहीं, लेकिन इसमें काफी ज्यादातर हिंदी के इस्तेमाल हुए हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिएगा कि हमारे दिल को जो भाए हमारी नायिका होगी। नायिका मीन्स हीरोइन। बिल्कुल समझ रहे हैं सर। हमारे दिल को जो भाए हमारी नायिका होगी, जरूरी तो नहीं वो मेनका सी अप्सरा होगी। सुरक्षित जो भाई वही सर मेनका है सर। हमारे मन के सुरक्षित जब हमारे देश की हर बालिका होगी, फिर हमसे दूर जाने को विवश आपदा हो। बहुत अच्छा सर। देखिएगा, इसी में कह रहा गजल के दो शेर बिल्कुल एक दूसरे एकदम अलग होते हैं। इन्हें तुम गर्भ में मत मारो, इनको जन्म लेने दो। गर्भ में मत मारो, इनको जन्म लेने दो। इन्हीं में कल्पना कोई, इन्हीं में इंद्रा। आवाज आप अपनी बंद कर दीजिए, मेरी आवाज सी है। और शेर है कि अंधेरे में ही आशा की किरण दिखलाई देती है, अंधेरे में ही आशा की किरण दिखलाई देती है। घने जंगल में ढूंढो कोई लंबी वीथिका होगी। बहुत अच्छे। और जिसे तुम देख पाओगे न हम समझा ही पाएंगे, जिसे तुम देख पाओगे न हम समझा ही पाएंगे। हमारे दिल के अंदर एक अरणीय चंद्रिका होगी। वाह। शेर है कि वो रिश्ते खून के हों या दिलों पर राज करते हों, वो रिश्ते खून के हों या दिलों पर राज करते हों। यही रिश्तों की कुल पूंजी हमारी संपदा होगी। और आखिरी शेर देखिएगा कि हम अपने दिल की धड़कन से ही अख्तर बात कह देंगे, हम अपने दिल की धड़कन से ही अख्तर बात कह देंगे। कभी जब सामने उनके हमारी याचिका होगी। तो ये आपकी हिंदी गजल थी। एक उर्दू गजल और रख रहा हूँ, फिर आपके सामने लाता हूँ। बिल्कुल नई गजल। स्वागत है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत मेरे को कितनी पसंद है, आप देखें कितनी पसंद है, कि उसमें पसंद बहुत आया है। तो गजल देखिए, अभी मैंने तकरीबन 15-20 दिन पहले ही लिखी थी। और एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है
हर शनिवार को उसमें हमारा एक संगोष्ठी होती है, उसमें मैंने सुनाई थी। देखेगा कि किसको पता कि कब किसे आ जाए क्या पसंद, किसको पता कि कब किसे आ जाए क्या पसंद, जलते हुए चिराग को आई हवा पसंद। वाह, जलते हुए चिराग को आई हवा पसंद, क्या लिखा है सर। और शेर देखेगा कि लड़ता रहेगा उम्र भर अपने ही आप से, लड़ता रहेगा उम्र भर अपने ही आप से, पत्थर को आ गया है कोई आए ना पसंद। क्या बात, और शेर देखेगा कि उसकी हर एक बात हर एक सोच मुख्तलिफ, उसकी हर एक बात हर एक सोच मुख्तलिफ, फिर भी हमें वो शख्स है बेइंतहा पसंद। बहुत। और शेर देखेगा विकास कि दिल ने दिमाग से कहा तू ही हिसाब रख, दिल ने दिमाग से कहा तू ही हिसाब रख, क्या क्या उसे पसंद है, क्या क्या उसे पसंद है, क्या क्या है नापसंद। नापसंद, वाह, तभी बात बनेगी सर। और शेर देखेगा कि हमने किया है इश्क हमेशा से बेमिसाल, हमने किया है इश्क हमेशा से बेमिसाल, हम तो हैं इब्तदा से ही कुछ। बहुत सही है सर, तभी आप मुझे इतना पसंद करते हैं सर। और सही बात है। और शेर देखेगा कि ऐसा नहीं कि उसमें कोई बात है अलग, ऐसा नहीं कि उसमें कोई बात है अलग, लेकिन पसंद आ गया तो आ गया पसंद। सही है ये सर, आ गया तो आ गया पसंद। और शेर देखिएगा कि उसके यकीन मेरी अकीदत का। सर ये वाली लाइन एक बार, सर ये वाला सर एक बार फिर से सोच चाहिए मुकर्रर इरशाद हो। सभी के लिए सर, काम की चीज है सर ये। मुकर्रर। देखो, आपकी दाद से साहित्य प्रेमी होने का एहसास होना चाहिए। तो शेर है कि ऐसा नहीं कि उसमें कोई बात है अलग, लेकिन पसंद आ गया तो आ गया पसंद। और शेर कि उसके यकीन मेरी अकीदत का है सवाल, अकीदत मीन्स आस्था, कि उसके यकीन मेरी अकीदत का है सवाल, मुझको खुदा अजीज उसे ना खुदा पसंद। बहुत कि पहली नजर का प्यार नहीं जानते हैं आप, पहली नजर का प्यार नहीं जानते हैं आप, हमने किया है आपको बेसाख्ता पसंद। बहुत अच्छे सर। मक्का आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद आपके पास माइक आएगा। अख्तर हमारे बीच गजब का है तालमेल, अख्तर हमारे बीच गजब का है तालमेल, अख्तर हमारे बीच गजब का है तालमेल, उसको मेरी वफा मुझे उसकी जफा पसंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छे सर। वफा और जफा को बहुत अच्छे से सर आपने जोड़ा है सर। धन्यवाद सर, आपने अपनी इतनी उम्दा, पहली बात तो सर हमको अंतर्राष्ट्रीय मंचों का गजल के उसमें रहने वाले सर के बीच आज हमारे बीच है, तो सर हम फिर से धन्यवाद देते हैं। और अब अगली क्रम में हमारे बगल में एक और बहुत ही उम्दा, मैं कह सकता हूं कि गजलकार हैं हमारे जावेद साहब, और हम आशा करते हैं कि आप जरूर सभी सर की गजलों का जो है आनंद लेंगे। सर हम आपसे भी वही निवेदन करेंगे जो आपके दिल के बिल्कुल अंदर है, वही कहिए। आप सबके दिल में घुस जाइए आज। थोड़ा सा आवाज कम कीजिएगा, है ना, मोबाइल वगैरह नहीं बजाइएगा, ठीक। सभी साइलेंट रखिए। गज़लें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं मुतफर्रिक अशार पहले कहीं कहीं से सुनाता हूँ, उसके बाद एक मुकम्मल गज़ल के इजाज़त है सर अध्यक्ष महोदय। परिंदों के घोंसलों की बिसाथी क्या है, परिंदों के घोंसलों की बिसाथी क्या है, ऐ हवा क्यों डराती है अपनी रफ्तार से, ऐ हवा क्यों डराती है अपनी रफ्तार से, और नाराज नहीं बस जरा उदास हूं मैं,
नाराज नहीं बस जरा उदास हूँ मैं, नाराज नहीं बस जरा उदास हूँ मैं, रूबरू इस तरह तेरे इनकार से, रूबरू इस तरह तेरे इनकार से। और एक दूसरे गजल की कुछ अशार हैं कि रफ्तार बढ़ाई तो मंजिलें दूर हो गईं, रफ्तार बढ़ाई तो मंजिलें दूर हो गईं, पहिया वक्त का बड़ा हरजाई है, पहिया वक्त का बड़ा हरजाई है। और एक अगला शेर जो है वो हुसैन साहब को नजर कर रहा हूं मैं आज पहली बार कि तिनकों के सहारे, तिनकों पे समंदर पार कर जाने वालों, तिनकों पे समंदर पार कर जाने वालों, कश्ती अपनी तो सदा भंवर में पाई है। तिनकों पे समंदर पार कर जाने वालों, कश्ती अपनी तो सदा भंवर में पाई है। और गुनाह, एक अगर दूसरी गजल का दो बस मुखड़ा सुनते जाइए। दूसरी गजल है कि गुनाह अपने गुनाह यकजा जो किए, गुनाह यकजा जो किए तो काबिले माफी निकले, गुनाह यकजा जो किए तो काबिले माफी निकले, बेकार ही हम तेरे चिलमन से गुरेजा निकले, बेकार ही हम तेरे चिलमन से गुरेजा निकले। और सफाते जिंदगी, पेजेस ऑफ लाइफ, सफाते जिंदगी जरा आहिस्ता आहिस्ता पलट, सफाते जिंदगी जरा आहिस्ता आहिस्ता पलट, शायद के कोई गुलाब अब तलक दरख्शां निकले, शायद के कोई गुलाब अब तलक दरख्शां निकले। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत। एक मुकम्मल गजल आपको सुना देते हैं, उसके बाद अपनी जगह लूंगा मैं। सर ने भी तिश्नगी पे शेर कही है ना, गजल कही है डॉक्टर साहब ने, मैंने भी तिश्नगी पे कुछ कही है। और ये गजल जो है मैंने करंट एमडी निक्सी डॉक्टर आर.के. मिश्रा को डेडिकेट कर चुके हैं, ठीक है, ये वेबसाइट पर भी लगी हुई है। अब गजल सुनिएगा और मिश्रा साहब की शख्सियत को देखिएगा कि तिश्नगी साहिल साहिल भटकती है, तिश्नगी साहिल साहिल भटकती है, न जाने कब दरिया मेहरबान होगा, तिश्नगी साहिल साहिल भटकती है, न जाने कब दरिया मेहरबान होगा, तलाशिए कोई जहां सितारों से आगे, तलाशिए कोई जहां सितारों से आगे, रहबरी में आपके तारों भरा आसमां होगा, तलाशिए कोई जहां सितारों से आगे, रहबरी में आपके सितारों भरा आसमां होगा। और अगला शेर है कि इसमें लफ्ज आएगा मसीहाई, कोई आदमी कभी आपकी बहुत ज्यादा बटरिंग करने लगे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सुनिए शेर कि तेरी मसीहाई में पोशीदा और तेरे सब इरादे, मसीहाई कहते हैं किसी को बहुत ज्यादा खिदमत करना, कि तेरी मसीहाई में पोशीदा वो तेरे सब इरादे, तुस्सा फरेबी ना कोई हमनवा होगा, तुस्सा फरेबी ना कोई हमनवा होगा। और ये शेर आप इसको प्रैक्टिकली देखिएगा, जब वाइफ्स को कुछ आपसे जरूरत पड़ती है तो कितना वो फुसलाती हैं आके, मीठी मीठी बातें करेंगी और ये चलिए वहाँ चलिए, आप ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो उसी पे शेर है कि तेरी मसीहाई में पोशीदा वो तेरे सब इरादे, तुस्सा फरेबी न कोई हमनमा होगा। और डूब के जाना है दरिया गहराई तेरी, डूब के जाना है दरिया गहराई तेरी, साहिल के कंकड़ों को मोतियों का गुमा होगा, साहिल के कंकड़ों को मोतियों का गुमा होगा। तन्हा चलकर आजमाया है जमाने को, तन्हा चलकर आजमाया है जमाने को, सोचा था मेरे पीछे भी एक कारवां होगा, सोचा था मेरे पीछे भी एक कारवां होगा। शुक्रिया। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। अच्छा। और सर आपने सर हिम्मत जुटाई। एक बात, दो बात कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, स्वागत है। असल में क्या है मंदा साहब, बहुत बढ़िया आपके ख्यालात, अच्छा लगा। लेकिन क्या है कि गजल में कि हर मिसरे का वजन सेम होना चाहिए, गजल के अंदर हर मिसरे का जो धुन है उसका जो वजन है वो बराबर होना बहुत जरूरी है। तो आप देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा ये इसको ठीक करना। डॉक्टर एजाज अली, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर एजाज अली अरशद जो वाइस चांसलर हैं मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी के, एक्स वाइस चांसलर हैं, उनके द्वारा कुछ तस्सीह चल रही है, ठीक है, कुछ तस्सीह का काम चल रहा है, कुछ तस्सीह हो चुकी है। और मेरे फादर भी उर्दू राइटर हैं, उनकी कई किताबें चलती हैं उर्दू की, अभी उनका जो है नेट के लिए गाइड भी आ रहा है, ठीक है, तो अभी तस्सीह चल रही है।
सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सर इतनी सारी बातों को इतने कम शब्दों में पिरोया, और खासकर आपने पत्नी पर लिखने की जुर्रत की और कहने की जुर्रत की लिखने के बाद में, और हमारे साहब बात ये लिखा है और हुसैन सर पर भी सीधा सीधा सामने लिखकर कहने की जरूरत थी। तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है, और मेरा मानना है कि कविता और गजल को डर से बाहर ही रहना चाहिए, तभी अच्छी हो पाती है। तो और उसमें आपने अपने आप को साबित किया। तो सर अब फिर हम आते हैं हमारे बीच में, फिर हमारे आज हम लोग सौभाग्यशाली है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर जगमोहन राय सजल साहब हमारे बीच हैं, और सर हम फिर आपसे निवेदन करेंगे कि आप फिर से अपनी किसी गजल के साथ हम लोगों को जो है सुना। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट नहीं हुआ सर। आवाज नहीं आ रही सर अभी। हाँ, खुला है माइक। आ आ रही रही है? हाँ, आ आ रही रही है आवाज? आ रही सर। ठीक है। ये एक बार जेएनयू में मुशायरा चल रहा था, कविताएं भी थी, मुशायरा भी था, मतलब गजलें भी मिला जुला था। तो एक रमणिका जी पधारी थी। रमणिका बड़ा नाम था एक कवियों में, रमणिका गुप्ता। वहां शर्त क्या थी, इतने लोग थे, सभी कवि थे, और एक ही कविता सुनानी थी या गजल। तो ये गजल मैंने सुनाई, और समय था 5-6 मिनट हैं सिर्फ, सुनाइए। तो उन्होंने इसको इतनी बार सुना, एक एक शेर को, मुझे नहीं पता था ऐसा होता है, मेरे लिए बहुत नया नया अनुभव था जेएनयू में। तो उन्होंने इतनी बार सुना है इसके शेर दोबारा मुकर्रर कर करके कि मतलब 15 मिनट चल गए। सब लोग मुझे नाराज होकर देख रहे थे, पर मेरा कोई कसूर नहीं था, मैंने एक ही सुनाई थी। और फिर अगला ये था कि वो अगला अपने घर पे बैठक रखेंगी, और ऐसी गोष्ठियां रखती थी वो, पर वो मौका नहीं आ पाया। तो क्योंकि उनका बीच में देहांत हो गया, तो आप कहेंगे सब आप ऐसी ही गजलें याद करके ला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा था, मुझे नहीं मालूम, गजल का शीर्षक होता नहीं, हम लिखते नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये अतृप्त प्रेम की गजल है, मुझे नहीं पता कौन सा प्रेम, तृप्त अथवा अतृप्त। लेकिन नींद टूटी तो ये देखा ख्वाब वो झूठा न था। नींद टूटी तो ये देखा ख्वाब वो झूठा न था। वो नहीं था सामने और ये महज धोखा न था। वाह, बहुत अच्छा सर। क्या कहूँ क्या कहूँ, किससे कहूँ अपनी उदासी का सबब, सबब मतलब कारण। क्या कहूँ किससे कहूँ अपनी उदासी का सबब। टूट कर चाहा जिसे, विकास जी, टूट कर चाहा जिसे सर वो सर ही कभी मेरा ना था। टूट कर चाहा जिसे वाह, वो ही कभी मेरा वो ना ही था। कभी मेरा न था। और देखिए शेर, उसकी मौजों में उतरने के कई मौके थे, पर उसकी मौजों बहुत में उतरने के में कई मौके उतरने थे, पर कई मौके। मैं ही साहिल पे रहा, उसने कभी रोका न था। मैं ही साहिल पे अरे रहा, वाह, उसने कभी रोका न मतलब अधिकतर शरीफ बच्चों के साथ यही होता है सर। था। इसलिए भी आंख मेरी बारहा भरती रही, बार बार, बारहा शब्द है। इसलिए भी आंख मेरी बारहा भरती रही, मुझसे वो ऐसे जुदा होगा कभी सोचा न था। मुझसे सोचा वो न था। ऐसे जुदा है कभी सोचा न था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कौन समझेगा अगर ये बात कर भी लूं कबूल। कौन समझेगा अगर ये बात कर भी लूं कबूल। वो मेरा जाने जिगर था और कुछ रिश्ता न था। वो मेरा जाने जिगर था और कुछ रिश्ता न और था। कुछ रिश्ता न था। अब जाने जिगर के बाद कौन सा रिश्ता चाहिए मुझे नहीं पता। हाँ कभी आकर, कुछ बचता नहीं इसके बाद। हाँ कभी आकर उन्हें मुझसे मनाना चाहिए। ये खास शेर है। हाँ कभी आकर उन्हें मुझको मनाना चाहिए। बहुत। समझ आ गया विकास, पहला मिसरा। हाँ बिल्कुल सर, नहीं नहीं बिल्कुल हाँ कभी आकर उन्हें मुझको मनाना चाहिए। बनाना रूठने की चाहिए। बात थी मैं बेवजह रूठा न था। रूठने की बात थी रूठने की, मैं बिल्कुल बेवजह रूठा न था। सर, रूठने की बात थी मैं बेवजह रूठा न था। बिल्कुल सही सर। बहुत खूब। और इसका मक्ता देखिएगा,
हवाएं बड़ी बेरहम होती हैं, बादल छा रहे होते हैं, वर्षा होने को होती है और हवाएं चल पड़ती हैं, खेत सूखे रह जाते हैं, जमीन सूखी रह जाती है। क्यों हवाएं, इस शेर को एक्सप्लेन करने का अर्थ नहीं होता, फिर भी एक समा बांधने के लिए मैंने कुछ बोल दिया। क्यों हवाएं इस तरह बादल उड़ा कर ले गई? क्यों हवाएं बहुत इस तरह बादल उड़ा कर ले गई? बात तेरी बारिश में अभी दम भर सजल भीगा न था, तेरी भीगा न बारिश में अभी दम भर सजल अभी दमभर सजल भीगा नहीं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, बहुत खूब सर। और सुनाइए। नहीं सर, आपने जो कहा था, जो नहीं सर, जो रमणिका जी ने कहा था, हम सब उस पर बात में मुहर लगाते हैं। हम सर ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने कहा था, वो बिल्कुल सही कहा था। ये गजल तो जितनी बार सुनी जाए और इसको जितनी बार जिया जाए सर, मैं तो ये कहूंगा उतना कम है। और शायद हम अधिकतर शरीफ लोग इसी गजल को जीते हैं जिंदगी में सर, ये सच्चाई है। तो सर हम अब चलते हैं सज्जाद सर के पास में। सर हम आपके अगले क्रम में सर आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी अगली गजल जो मुनासिब समझते हो इस मंच पर इस समय कही जाए सर, आप उसको सर कहें। जब 4-5 साल 6 साल तक एनआईसी में रिव्यू नहीं हुए, सारे लोगों के अंदर एक निराशा का भाव था, तो उस वक्त एक गजल हुई थी, वो गजल कहता हूं क्योंकि हम सबकी तर्जुमानी होगी उसके अंदर, हम सब लोगों के दिल की बात है ना। बिल्कुल वो गजल देखिएगा, मंजर भाई देखेगा कि लिखेगा वक्त ही इनकी कहानी। अब अपनी तरफ के माइक बंद कर लीजिए, नहीं तो आवाज जो है ना वो इको हो रही है। कि लिखेगा वक्त ही इनकी कहानी, देखते जाओ चट्टानें हो रही हैं सब पुरानी, देखते जाओ। बहुत फरेबो मक्र में लिपटी कहानी, देखते जाओ, फरेबो मक्र में लिपटी कहानी, देखते जाओ, असर करती है क्या शोला बयानी, देखते जाओ। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि मेरे चेहरे पे लिखी हर कहानी, देखते जाओ, मेरे चेहरे पे लिखी हर कहानी, देखते जाओ, तुम अपने जुल्म की सच्ची का निशानी, देखते जाओ। और एक और मतला था इसमें कि सुनेगा कौन अब ये खुश बयानी, देखते जाओ। कि कल को हो जाएंगे, 2 महीने हो जाएंगे, 4 महीने हो जाएंगे रिव्यू, कि सुनेगा कौन अब ये खुश बयानी, देखते जाओ, रहेगी कब तक ये खुशगुमानी, देखते जाओ। और शेर देखिएगा कि हमारे आह भरने पर ही इतना शोर उठता है, हमारे आह भरने पर ही इतना शोर उठता है, कि तुम कहते हो इनकी बदजुबानी, देखते जाओ। बदजुबानी देखते जाओ कि अब तो बेगुनाही भी मैं साबित कर नहीं सकता। पानी के एक मिसरे के ऊपर है कि अब तो बेगुनाही भी मैं साबित कर नहीं सकता, कफन सरकाओ मेरी बेजुबानी, देखते जाओ। आखिरी सही लिखा सर आप। और आखिरी शेर देखिएगा कि जिसे चाहें उसे अख्तर वो मुजरिम बना देंगे, जिसे चाहें उसे अख्तर वो बस मुजरिम बना देंगे, पर उनकी आज भी वो लन तरानी, देखते जाओ। वाह, बहुत अच्छे सर। लेकिन सर मुझे याद है कि हमने इसी फ्लोर से आपको जाते हुए देखा था और अच्छा लग रहा है कि आप वहां पर आए जहां आना चाहते थे सर। तो सही बात। तो सर अंत में हम आप पहुंचे सर, मुझे अच्छा लग रहा। मैंने वो दौर देखा जब आप यहाँ से हटे, मिनिस्ट्री में गए, फिर निक्सी में गए, क्योंकि यहीं पर आना था और यहीं पर आने की ही वो जंग थी। लेकिन आप आए और अच्छे से आए। और अगला सर मैं जावेद सर से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी जो है गजल प्रस्तुत करें। अच्छा, इसका साउंड मजे का है। चलिए सर, एक गजल पसंद पेश है, ये पहले की है गजल। मौजों के हवाले हुए तो मझदार से निकले, मौजों के हवाले हुए तो मझदार से निकले,
बमुश्किल हम उल्फते दरो दीवार से निकले। मौजों के हवाले हुए तो मझदार से निकले, बमुश्किल हम उल्फते दरो दीवार से निकले। और मील के पत्थर तो कई मिले मुझे सफ़र में, मील के पत्थर तो कई मिले मुझे सफ़र में, कोई भी नहीं मेरी मंजिल के मियार के निकले। वाह, मील के पत्थर तो कई मिले मुझे सफ़र में, कोई भी नहीं मेरी मंजिल के मियार के निकले। और खूने दिल निचोड़ा तो कम मिक़दार में निकले, खूने दिल निचोड़ा तो कम मिक़दार में निकले। फिर वही गिले शिकवे लबे दिलदार पे निकले, वाह, फिर वही गिले शिकवे लबे दिलदार से निकले। और वजह नाराज़गी द रीज़न ऑफ अनोयंस, वजह नाराज़गी ज़रा मिलकर पूछते, वजह नाराज़गी ज़रा मिलकर पूछते। यही सोचा जब भी हम कूचे यार से निकले, वाह, यही सोचा जब भी हम कूचे यार से निकले। और ये शेर मेरी ज़िंदगी का समझिए कि मेरी वसीयत है कि खामोशी से कहीं भी ज़मी के हवाले कर देना, खामोशी से कहीं भी ज़मी के हवाले कर देना, जब भी ये जान इस जिस्म बेकार से निकले। बहुत अच्छा। तो सर जगमोहन सर आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा सज्जाद सर आपने बोला तो बस 4 मिनट है। सर अब मैं सर सब मैंने कहा 4 मिनट ही हैं बस मेरे पास। और 4 मिनट है तो अब सर मैं कह रहा हूँ 4 मिनट है तो सबसे पहले ये सुना लें, राउंड उल्टा कर देते हैं और फिर नहीं आप सुनाइए, आप सुनाइए, मैं सुनने के लिए ज्यादा मशहूर हूँ। सुनाइए ना पहले, कोई बात ही नहीं है। आपको अगर जाना है तो आप सुनाकर जा सकते हैं ना। नहीं मैं, मेरा मकसद है कि मैं चला जाऊंगा तो वो महफिल तो जमी रहेगी ना, एक आदमी के जाने से क्या फर्क पड़ता है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, आप सुनाइए फिर सुना लीजिए ना। उसके बाद विकास जी मेरे ख्याल इनको सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हाँ सज्जाद सर 2 गजलों के कुछ अशार जरूर सुनाने हैं मुझे, इसलिए कुछ दिल वाली रह गई तो आप नहीं बिल्कुल सज्जाद सर आप अच्छा ठीक है। बहुत पहली पुरानी गजल के कुछ शेर मेरे याद आ रहे हैं, वो मैं पूरा करता हूँ। असल में मुझे जाना है कि चलिए वो गजल मेरे जहन से निकल गई तो मैं दूसरी गजल को ही बोल देता हूँ, वो कोई बात नहीं। कि बर्फ पिघली अना की खुला रास्ता, बड़े हल्के और बहुत ही आसान अल्फाज में है कि बर्फ पिघली अना की खुला रास्ता, बाद मुद्दत के दिल को दिखा रास्ता, और हर कदम रुख बदलता रहा रास्ता, खो गई मंजिलें रह गया रास्ता। बहुत अच्छा। और शेर देखिएगा कि बातों बातों में कैसे कटा रास्ता, बातों बातों में कैसे कटा रास्ता, दिन तुम्हारे तो बस काटता रास्ता। वाह। हो मुबारक तुम्हें एक नई जिंदगी, हो मुबारक तुम्हें एक नई जिंदगी, एक नया हमसफर, एक नया रास्ता। वाह बहुत अच्छा। कि सारे रस्तों की हैं अपनी मजबूरियां, सारे रस्तों की हैं अपनी मजबूरियां, आओ ढूंढे कोई बीच का रास्ता। और आखिरी शेर है कि जुस्तजू में जो अपनों की निकला कभी, जुस्तजू में जो अपनों की निकला कभी, काटा मेरा रास्ता। जुस्तजू में जो अपनों की निकला कभी, एक बिल्ली ने काटा मेरा रास्ता। और मक्ता देखिए कि लाख महसूस फूलों भरा हो सफर, लाख महसूस फूलों भरा हो सफर, है बुराही पर अख्तर बुरा रास्ता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सज्जाद सर अब 2 मिनट आपके हो गए, 2 मिनट अभी रह गए हैं। और सर ऐसे ही मंचों पे सर नए निकलते हैं तो सर मैं चाहूंगा सर माफी कि मैं गजल लिखता नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि प्यार मोहब्बत से निकल के क्रांतिकारी गजलें लिखने की परंपरा मुझे लगता है कुमार दुष्यंत ने शुरू की थी, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे और मैं काफी उनसे प्रभावित रहा।
और धूप के साए में, जो उनकी किताब थी, मैंने बहुत बार पढ़ी और बहुत बार बांटी। तो मैं चाहूंगा सर इस मंच पर उन्हीं की पंक्तियों को मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं लिखता नहीं हूं, पहले चाहता हूं कि मैं पढ़ना सीखूं, तो फिर तो कहिए। ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं कभी प्यार मोहब्बत के दौर से गुजरा नहीं हूं, हरदम क्रांतिकारी टाइप का ही इंसान रहा हूं और इलाहाबाद की धरती से रहा हूं। तो सर, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। वो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं सर, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो सर, अक्सर मुझे कॉलेज के विद्यालय के समय से बहुत पसंद आती थी। मुझे याद है कि मेरे अध्यापक मुझे सुनाते थे, और तब से आज तक मुझे जितनी बार मैं पढ़ता उतनी बार मुझे जोश देती है। और मैं सोच रहा हूँ मैं पढ़ना सीखूं, पर कोशिश करूंगा थोड़ा लिखना कैसे सीखते हैं, वो बहुत बात की बात है। तो सर अब मैं दुष्यंत कुमार जी हमारी जनपद से, हाँ बिल्कुल दुष्यंत कुमार जी हमारी जनपद, बिल्कुल, हाँ वहीं से थे। तो सर, मेरा एक बता दूं, मेरा एक शौक रहा कि अगर मैं कहीं भ्रमण पर रहता तो मेरा होता है कि जिन मैंने साहित्यकारों को पढ़ा तो उनके जन्म स्थान को देखना पसंद करता हूं। तो मैं निराला को भी देखने गया हूं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के यहाँ भी, महादेवी वर्मा, उसके बाद फिर जब वाराणसी गया तो वहां पर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो मतलब मेरी सर कोशिश होती है कि कम से कम जिनको मैं पढ़ता और सुनता हूं, जिनसे मेरी प्रेरणा मिलती है, सोहनलाल द्विवेदी की बात अगर हम करें, प्रताप नारायण मिश्र की बात करें, वैसे गाँव में सर मैं यहाँ गया हूं, उनके व्यक्तिगत गाँव में देख कर आऊं, और हालात ये है कि वहां शायद उनको कोई पहचानता है, कोई इतने बड़े शख्सियत थे हिंदी साहित्य के जिनका दुनिया में इतना बड़ा नाम है। ये बहुत दुर्भाग्य है हमारी राजभाषा के लिए सर, इस मंच से हम कह सकते हैं इस बात को। लेकिन हमें आगे से सोचना चाहिए कि जिनको हिंदी से प्यार है, हिंदी से को लगता है, कम से कम उन लोगों को जाकर देखे, उनके गाँव को देखे कि वहां पर कैसा था, उनको आज के क्या हालात है उनके घर और परिवार के। तो सर सज्जाद सर, मुझे पता है कि आपका समय आगे व्यस्त है और आपको निकलना है, तो हम सब पूरे मन से आपको सर आज यहाँ पर पधारने के लिए, अपनी गजलों से इस मंच को, महफिल को संवारने के लिए आपको सर हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इस आशा के साथ, इस वादे के साथ, इस आशा और इस वादे के साथ कम फिर मिलेंगे सर। आपको आज हम जाने की इजाजत देते हैं। थैंक यू। सभी ने बहुत अच्छा कहा, सभी ने बहुत अच्छा कहा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। तो सर फिर अब आते हैं हम अपने आज के मंच के, हमारे जो सबसे बड़े चार चांद जिसे हम कह सकते हैं, डॉक्टर जगमोहन राय सर हमारे साथ हैं। सर आज हम अगली आपकी जो भी रह गई है पंक्तियां जो आप हम लोगों के साथ आज कहना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, सर स्वागत है। सर अभी आवाज म्यूट है आपकी। हाँ, मैं कह रहा हूं, मुझे स्टार ना कहिए, मैं आम व्यक्ति सर हूं, आप तो हमारे लिए आम सर व्यक्ति के सुपरस्टार दिल है के सर, तो दर्द ऐसा लिखता कोई हूं। बात नहीं। और कई बार वो दर्द इतने घने हो जाते हैं, इतने कष्टमयी हो जाते हैं कि वो बयां नहीं हो सकते, तो गजल में उसको हम बयां करके छोड़ देते हैं। तो ये गजल है। अब कैसे मंजर इसमें हैं आप देखेंगे, जिनको कोई देखना नहीं चाहेगा। कुछ इसके शेर पढ़ूंगा और एक गजल की ओर। ख्वाब में मेरे न जाने क्या खलल चलता रहा, कुछ बेचैनी। ख्वाब में मेरे न जाने क्या खलल चलता रहा, एक अजब सा शोर था, मैं रात भर डरता रहा। वाह। सहर कहते हैं सुबह को, ऐ सहर, सुबह उठना भी था फिर। ऐ सहर तू अब ना उन खामोशियों की बात कर, ऐ सहर तू अब ना उन खामोशियों की बात कर, जिनमें अक्सर रात भर सारा शहर डूबा रहा।
दिन में अक्सर रात भर सारा शहर डूबा रहा। सारा शहर डूबा रहा। बस्तियां, बीच में कुछ छोड़ रहा हूं शेर। बस्तियां घर जल रहे थे चिलचिलाती धूप में। बस्तियां वाह। घर चल रहे थे चिलचिलाती धूप में। एक मेरा घर ही था जिसपे तेरा साया रहा। और वाह। आईना गिरकर जमीन पे टुकड़े टुकड़े हो गया। आईना वाह। गिरकर जमीन पर टुकड़े टुकड़े हो गया। अक्स मेरा सामने सबको मगर दिखता रहा। अक्स मेरा सामने सबको मगर दिखता सबको रहा। मगर दिखता रहा। और ये शेर है जिसकी जो पूरे इसके उसको करता है, ऐसा दृश्य कभी ना आए सामने। बंद दरवाजों से गलियां रात भर लिपटी रही। बंद दरवाजों से वाह। गलियां रात भर लिपटी रात रही। भर लिपटी। बस्तियों से जाने कैसा शोर सा उठता रहा। बस्तियों से जाने कैसा शोर सा उठता रहा। शोर सा उठता। ये इस गजल की। और दूसरी ये भी दिल के बड़े करीब है। पूछ रहे हैं, 4-5 शेर इसके पढ़ूंगा। पूछ रहे हैं सब ये स्वागत। हमसे क्यों मुस्काना छोड़ दिया है। पूछ रहे हैं वाह। सब ये हमसे क्यों मुस्काना छोड़ दिया है। क्या बतलाएं कि अब हमने दर्द छुपाना छोड़ दिया। क्या बतलाएं वाह। कि अब हमने दर्द छुपाना छोड़ दर्द। दिया। गर्म हवाएं चलती हैं और रेत सी उड़ती रहती है। गर्म हवाएं चलती हैं और रेत सी और उड़ती रहती है। लहरों ने भी अब साहिल पर आना जाना छोड़ दिया आना है। छोड़ दिया। वाह। क्यों भर आती हैं आंखें, क्यों भर आती हैं आंखें, क्यों आंसू बहते रहते हैं। पलकों ने भी अब दरिया पर बांध बनाना छोड़ दिया है। और ये शेर देखिए, ये विकास बैठे हैं। इन्हें मालूम होगा कि मेरा बेटा पढ़ाई करने बाहर चला गया था, तो तब से बाहर ही है। मेरा बिल्कुल मानना है बिल्कुल। कि ये ग्लोबल इकोनॉमी है और उसमें बच्चों का भविष्य जहाँ हो या अच्छा करियर, वहां जाने से हमें उनको रोकना नहीं चाहिए अपने मुंह पर। तो फिर भी नहीं कुछ बिल्कुल सर। कचोटता है। तब ये शेर हुआ था, सजा हुआ ये घर मेरा क्यों, सॉरी सजा हुआ ये घर बिल्कुल। मेरा क्यों बेगाना सा लगता है। सजा हुआ ये घर मेरा क्यों बेगाना सा लगता है। बच्चों ने दीवारों पर तस्वीर बनाना छोड़ दिया है। छोड़ दिया। बच्चों ने दीवारों पर। खैर, ऐसी कोई बात नहीं है, वो पुराना समय याद आ जाता है। वो बहुत सुखी है वहाँ। इसका एक प्यारा सा नहीं नहीं बेटा है, बिल्कुल एक पत्नी है, वो बहुत सुखी है। सर। वही ये बिल्कुल बात तब बिल्कुल आए थे, सर। लिख दिए। और जाने क्यों सब कुछ ठीक होते हुए भी उस समय को पढ़ो तो हम उसमें चले जाते हैं। और इसी का मक्ता है। दर्द बहा करता था जिनमें वो भी रो रो सूख गई। दर्द बहा करता था वाह। जिनसे वो भी रो रो सूख गई। आंखों ने अब सजल सुहाने ख्वाब बनाना छोड़ दिया है। आंखों ने अब सजल सुहाने ख्वाब सजाना छोड़ दिया है। ख्वाब सजाना छोड़ दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत सर, मुझे अच्छे से याद है। और मैं सबसे बताना चाहूँगा, मुझे याद है कि जब सूर्यांश सर का जो बेटा है वो गया था लंदन पढ़ने के लिए, तो सर और सर मैम ही अकेले थे। मुझे याद है जब तक हम रहे तो सर के लिए तो मैं एक दोस्त की तरह था, लेकिन मैडम के लिए मैं एक बेटे की तरह था। और हरदम जब भी बात हो तो विकास घर आ जाना, बैठेंगे बातें करेंगे। और आज तक हमारा ख्याल है कि आप हमने सारे रिश्ते देखे। सर हमारे गुरु थे, तो हमारे एक दोस्त की तरह थे और एक हमारे बड़े भाई या बड़े पिताजी की तरह थे। हर तरीके से सर ने और मैडम ने हमको उस तरीके से दिल्ली जब आया तो आवेश बाद मेरा कोई अपना नहीं था। जितने मैंने वहाँ पर सारे रिश्ते सर हमने बनाए हैं, उससे पहले से कोई बने बनाए नहीं मिले थे। और उसमें से एक सर थे। और हमारा ख्याल है कि किसी भी कोई मैटर हमें कभी ये नहीं होता था, सर से कह दीजिए और सर बिल्कुल हाजिर रहते थे। तो सच है कि सर वो दौर ऐसा था हम लोगों ने देखा। सर अब ये है कि सर आपने बताया कि आज हम चूंकि पटना में है, क्योंकि हमें यहाँ करना है, आप दिल्ली में है, तो बट बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत दिनों बाद आमने सामने है। जरूर दूर से मिल रहे हैं, लेकिन वो दिन याद आ रहे हैं कैसे बैठते थे, कैसे बातें होती थी। और
सारे आगे आमना के सामना नहीं है, ये साथ साथ हैं। हमारे साथ एक साथ हमारे एक कई बड़े अधिकारी आए, मैंने उनको कहा आपको बधाई देने आया हूँ। कहने लगे इसका मतलब आप तो हमेशा हमारे साथ हैं। मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, आपका दोस्त हूँ, पर सत्ता के हमेशा सामने खड़ा पाया जाता हूँ। तो आमने सामने की बात आप करिए। हम साथ हैं, दूरियां जरूर होगी। नहीं नहीं बिल्कुल 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 सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और हम आशा करता है कि सर बहुत जल्दी सर हम उन लम्हों को दोबारा जिएंगे, हम इस आशा के साथ बिल्कुल में बिल्कुल। कि और दिल्ली ऐसी में महफिल फिर हम रखेंगे तो बैठेंगे। मैं अपने पोते की कुछ बातें बताऊंगा। ये किताब में जो उसका नाम है उसको डेडिकेटेड है। हिंदी पढ़ नहीं बिल्कुल सकता वो, अच्छा सर। अंग्रेजी थोड़ी बहुत जानता है, जर्मन उसकी माँ है। तो अब ये उसने कहा कि मेरा जो नाम लिखा है अंडरलाइन कर दो क्योंकि हिंदी में लिखा है। मैंने कहा क्या करोगे? वो कहने लगा कि मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, दिस बुक इज रिटन बाय माय दादा एंड आई वांट ए पर्सनल कॉपी। दिस इज माय मदर्स कॉपी, दिस इज माय फादर्स कॉपी, गिव मी दिस माय पर्सनल कॉपी। खैर उलझ जाएंगे, बच्चे की बातों में लगेंगे तो फिर किसी मौके पर करेंगे। बिल्कुल सर। तो सर आज बहुत ही अच्छा सर लगा। मतलब हम लोगों ने जब शुरू किया था, इवन जब प्लान किया था, तो हम लोग तो ये था कि ऑब्वियस बात सर, हिंदी पखवाड़ा है तो एक कार्यक्रम रखना चाहिए। लेकिन ये कार्यक्रम सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, ये सच्चाई है कि अब हम कह सकते हैं कि आप ये कार्यक्रम अपने आप में उन ऊंचाइयों को इसने छुआ, उन संवेदनाओं को, भावनाओं को इस दौर में हमने देखा जो कि किसी गजल की एक उसमें देखी जाती हैं किसी कार्यक्रम में। तो सर हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आज सर इस कार्यक्रम को यहीं पर समापन रखते हैं। और सर हमारे पूरे एनआईसी परिवार की तरफ से सर आपके सर यहाँ पर उपस्थिति के लिए, आपके ऑब्वियस बात है सर आप सबसे बड़े हैं यहाँ पर, तो आपके आशीर्वचन के लिए अरे हम सब सर साधुवाद देते हैं। और आपको याद करते रहेंगे। ये सर शुरुआत है, मैं ये कहूँगा सर ये शुरुआत है, जब भी आप से समय मिलेगा हम लोग आपको सुनते रहेंगे सर। तो बहुत बाकी सर बहुत अच्छा सभी लगा आप लोगों मैं को, जितने लोग आप सुन लोगों से रहे हैं मिलकर सभी बहुत को अच्छा मैं लगा। बता दूं कि हाँ सर ने बताइए अपनी प्लीज प्लीज। पुस्तक दी है, बहुत अच्छी पुस्तक है। और मेरा ख्याल है कि आप उसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितना अच्छे से और कितना करीब से जिंदगी को उसमें दर्शाया है सर ने, पूरे जिंदगी के सारे फेजेस को, सारे आयाम को। और उसका लिंक हमने ग्रुप में डाल दिया है, तो अगर आपको लगे कि थोड़ा गजल से और जिंदगी को छूने की और सीखने की, समझने की जरूरत है, तो आप उसे जरूर पढ़ें और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। सर अब आप अपना अंतिम बात रखें, फिर उसके बाद मैं हम भी कुछ कहूँ सर। आपको ईश्वर ने बहुत फुर्सत से बनाया है सर, क्योंकि आपको ईश्वर ने एक इल्म दिया है कि आप अपने भावनाओं को, अपने दर्द को कहीं ना कहीं लिख डालते हैं। सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके पास भावनाएं तो हैं मगर वो उद्गार नहीं कर पाते, तो क्या छटपटाहट होती होगी। बिल्कुल। आपने अभी जैसे जिक्र किया अपने बच्चे की जुदाई का, कि अब आपके घर की दीवारें भी कहती हैं कि इसे कोई गंदा नहीं करता। तस्वीर बनाना। कमोबेश स्थिति हमारे घर की भी वैसी है सर। मेरे भी बच्चे बाहर चले गए। अब मैं भी जब बैठता हूं तो मेरे भी घर की दीवारें बोलती हैं कि अब क्या, अब तो कुछ नहीं रहा, अब सिर्फ एक सामने टीवी है और एक कप चाय है। कभी मैं अपनी पत्नी को देखता है, कभी वो मेरे को देखती है, उसके बाद दोनों ही अपने अपने दुनिया में व्हाट्सएप में लग जाते हैं, क्योंकि वक्त काटने के लिए अब कुछ रहा ही नहीं। टेक्नोलॉजी को शिकायत है धन्यवाद न दें, घर में कोई टेक्नोलॉजी को आवाज होती धन्यवाद है। देते हैं कि आपसे तो मिलवाए, हम बच्चों से जब चाहे बात कर सकते हैं, बस स्पर्श का अनुभव नहीं ले पाते मगर सर तो। पीड़ा देखिए सर, पीड़ा क्या है कि बच्चे भी कहते हैं कि आपसे बात करने का नियत समय तय रहेगा, वो 9 से 10 होगा। अगर मुझे इच्छा हो जाए 7 बजे बात करने की तो मैं 9 बजे तक का इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने ऑफिस में व्यस्त रहते हैं। ऐसी क्या मजबूरी कि बाप बेटी के बीच में अगर बात करना हो तो वक्त बीच में आ जाए, मगर वो मजबूरी है सर। वक्त के साथ आया। बट सर अच्छा लगा आपके साथ इतना 2 घंटा हम लोगों का वक्त बीता। उम्मीद था हम लोगों को कि एक फॉर्मल, चूँकि साल में एक बार हम लोग हिंदी पखवाड़ा का आयोजन करते हैं, चूँकि ऊपर से आदेश होता है, मगर उसका यह स्वरूप विकास दीक्षित दिखाएगा ये हम लोगों ने नहीं सोचा था। और सर आपको हृदय से आभार। हम लोग जरूर चाहेंगे भविष्य में कभी भी आपका समय निकला तो हम लोग चुपचाप बैठ के आपको सुनना चाहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर
तो सर इसी के साथ मैं सर अपने साथी जो यहाँ पर जावेद सर बैठे सर उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सर ने भी बहुत अच्छे से अपनी गज़लों को हमारे बीच प्रस्तुत किया, और वो सभी हमारे साथीगण जो हमारे एनआईसी परिवार के हैं जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को इतने अच्छे तरीके से सुना, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि आगे के कार्यक्रमों में भी अपनी ऐसी गरिमा में उपस्थिति वो बनाए रखेंगे। और सर इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को सर आज समाप्त करते हैं, और सभी को पुनः धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो दिख रहे हैं श्रोता और जो नहीं दिख रहे हैं श्रोता, जो वैसे ऑनलाइन होंगे। एक बार कर दो, सारे लोग फोकस हो जाए, तो लोग बचे भी।